हाँ जी दोस्तों, तो बेसिकली लास्ट एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज हमारे पास लास्ट वीडियो हमारे पास आता है चैप्टर 5 का, जो कि जिसमें दो सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, सेक्शन 76A और सेक्शन नंबर 74। इन दोनों सेक्शन को फटाफट से, छोटे छोटे सेक्शन है, कुछ खास नहीं है, पनिशमेंट एंड रीपेमेंट के ऊपर बात करेगा, शॉर्ट एंड सिंपली फटाफट से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 76A। 76A बेसिकली बात करता है क्या कि अगर सेक्शन नंबर 73 या फिर 76 इन दोनों के जो भी प्रोविजंस है उसको अगर हमने कॉन्ट्रावीन किया, मतलब उसको वायलेट किया, अगर उसको हमने पालन नहीं किया, तो उस केस में क्या पनिशमेंट आएगी। तो आपने उसके अंदर देखा था कि छोटी मोटी पनिशमेंट की जानकारी तो 73 76 में भी है, लेकिन उसके अलावा एडिशनल टू दैट 76A के अंदर उसके ऊपर पनिशमेंट के ऊपर बात की गई है कि अगर 73 76 या कई सारे रूल्स जो हमने इनके अंदर पढ़े हैं, इन सारे रूल्स को अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। नंबर 2, अगर आपने रीपेमेंट करने में फेलियर हुआ, मतलब आप रीपेमेंट नहीं कर पाए विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब एज पर सेक्शन 73 या 76, या फिर एक प्रोविजन ये भी 73 के अंदर आया था कि कई बार अगर आपको ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना पड़ता था रीपेमेंट के केस में और ट्राइब्यूनल ने आपको कोई टाइम बताया, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी अगर रीपेमेंट नहीं कर पाए, मतलब उसको भी आपने वायलेट कर दिया, तो उस केस में क्या पनिशमेंट लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, दो कैटेगरी है, नंबर 1 इज ऑफिसर एंड नंबर 1 इज कंपनी एंड नंबर 2 इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, फाइन लगेगा, इंप्रिजनमेंट तो हो नहीं सकता। 1 करोड़ रुपीस यहाँ पे आपकी मिनिमम पेनल्टी है, और ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो आपने डिपॉजिट लिया उसका 2 गुना, विच एवर इज लोअर, मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए या फिर ट्वाइस ऑफ डिपॉजिट, सपोज करो डिपॉजिट है आपका अगेन 1.5 करोड़ रुपए का, तो उसको ट्वाइस करेंगे तो 3 करोड़ रुपीस आ जाएगी। तो 3 करोड़ और 1 करोड़, विच एवर इज लोअर, तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ होगा आपकी मिनिमम पेनल्टी, और इसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 10 करोड़ तक। ठीक है, डिपॉजिट अगर आपका कुछ और है, सपोज कीजिए डिपॉजिट है आपका 20 लाख रुपीस का ओनली, 20 लाख का आप डबल करोगे 40 लाख, 40 लाख और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो 40 लाख, तो मिनिमम पेनल्टी यहाँ पे 40 लाख रुपए हो जाएगी। बट इसको मैक्सिमम बढ़ा के कितना ले जाया जा सकता है, 10 करोड़ रुपए तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपनी की। बात करें ऑफिसर इन डिफॉल्ट की, तो भैया इसके ऊपर तो 7 साल की जेल है, पहली बात, साथ ही में एंड है, मतलब और नहीं है, मतलब एंड के साथ इसके ऊपर फाइन लगेगा, जो कि लगेगा मिनिमम 25 लाख रुपए का, और मैक्सिमम जा सकता है कितने के ऊपर, 2 करोड़ रुपए के ऊपर। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे क्या कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ये डिफॉल्ट नोइंगली करता है या विलफुली करता है, मतलब जानबूझ के किया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके शेयर होल्डर को, कंपनी को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, टैक्स अथॉरिटी को, किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए इसने नोइंगली ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, तो आपको पता है इसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड जो है वो एडिशनली लगेगा। मतलब ये सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, इन एडिशन टू दैट अगर ये प्रूव हो जाएगा कि ये चीज जो की गई है ये नोइंगली और विलफुली की गई है, तो उसके ऊपर सेक्शन नंबर 447 भी एडिशनली एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग भी पनिशमेंट लगाई जाएगी। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन नंबर 74 आता है, जो बात करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका आया वो कब आया, 1 अप्रैल 2014 को। तो उस डेट से पहले पहले अगर आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है, तो उसकी रीपेमेंट के रिगार्डिंग में क्या प्रोसीजर है, फाइलिंग के रिगार्डिंग में क्या प्रोसीजर है, वो आपको बताया जाता है सेक्शन नंबर 74 में। तो ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा जो आपने ले लिया 1 अप्रैल 2014 से पहले और अभी तक लौटाया नहीं है, मतलब वो अनपेड मनी है आपके पास एज अ डिपॉजिट वो रखा हुआ है, तो उसको लेके क्या स्टेप्स आती है। तो पहला स्टेप आपको बताया जाता है कि आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न, कितने दिन के अंदर, तो 3 मंथ्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट और पेमेंट ड्यू, मतलब कि जो पेमेंट आपकी ड्यू हो गई वो डेट ले लो, या फिर कमेंसमेंट हुआ आपका 1/4/2014 को, उससे 3 महीने ले लो, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें होगा विद इन, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास एक फाइलिंग करनी है। क्या फाइल करना है कि आप एक स्टेटमेंट उसको फाइल करोगे, उस स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे कि कितने आपके डिपॉजिट्स हैं जो आपने एक्सेप्ट कर रखा है, टोटल अमाउंट कितना है जितना आपका अनपेड है, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट ऐसा है जो आपका अनपेड है, एंड अलोंग विद दैट आपको बताना पड़ेगा कि क्या अरेंजमेंट्स आपने किए हैं इसके रीपेमेंट के लिए, मतलब किस तरीके से आप इसको रीपेमेंट कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट आता है, ये जो प्रोविजन आता है, बेसिकली इसमें कहा जाता है कि दिस इज टू बी डन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, मतलब कि ये जो एक्टिविटी है, सपोज करो 1956 वाले एक्ट में कुछ प्रोविजन इसके रिगार्ड में अलग रखा होगा, तो उसको ओवर रूल करते हुए ये वाला पॉइंट है कि ये एक्टिविटी अब आपको करनी है, क्योंकि ये सिनेरियो अब एग्जिस्ट करता है एज पर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, नंबर 2 आता है कि आपको रीपे कर देना है विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, या फिर पीरियड जब वो आपका फॉर विच डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड, मतलब जो भी पीरियड के लिए आपको डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया था वो पीरियड एक्सपायर होने से पहले पहले, विच एवर इज अर्लियर। अब इसका अर्लियर का क्या मतलब है, सपोज करो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था एक्ट कमेंस होने से 1.5 साल पहले, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो एक्ट आने के 1.5 साल के बाद तक उसकी मैच्योरिटी है, और आपको एक्ट ने जो पीरियड दिया वो दिया 3 साल, तो 3 साल और 1.5 साल, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर इज 1.5 ईयर्स, तो 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको रीपेमेंट कर देनी है। सिंपली समझ में आता है कि एज पर एक्ट आपको मैक्सिमम 3 साल है, अगर आपकी ऐसी डिपॉजिट है जो मैच्योर होगा सपोज 5 साल के बाद, तो 5 साल तक वेट नहीं किया जाएगा, उस केस में आपको अर्लियर जो डेट आएगी वो क्या आएगी, 3 साल की, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको सारे डिपॉजिट की रीपेमेंट
कर देनी है। फिर बात आती है कि अगर किसी ने भी रीपेमेंट कर दी, बिना किसी डिफॉल्ट को किए हुए, जो भी ड्यू डेट्स थे उसके अंदर से रीपेमेंट कर दी, तो हम मान लेंगे कि जो पॉइंट बी था हमारा, पॉइंट बी जो रीपेमेंट वाली बात करता है, ये यहाँ पे कंप्लाई हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर नोट 2 इसके अंदर कहता है कि अगर कोई रिन्यूअल करना चाहता है सपोज करो उस डिपॉजिट को, तो रिन्यूअल वगैरह करने के लिए उसको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, तो चैप्टर 5 के जितने भी सेक्शन, जितने भी प्रोविजन, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे के सारे उसको कंप्लाई करने पड़ जाएंगे। एक्सटेंशन की बात करें 74(1) के अंदर रीपेमेंट की बात हो गई। सपोज करो कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो रीपेमेंट कर पाए एज पर 74(1), तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, वहां अपनी गुहार लगा सकता है एक तरीके से कि जी हमारे पास तो पेमेंट नहीं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम सारी को रीपेमेंट कर पाए, पर एक्ट हमारा ऐसे से कह रहा है, आप बताओ क्या करें। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है फर्दर और टाइम पीरियड, मतलब ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको और टाइम पीरियड दे सकता है कि चलो जी एक्ट के अकॉर्डिंग इतना है, आप फर्दर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी उसको लगेगा वो उतना टाइम उसको और एक्सटेंड करके प्रोवाइड कर सकता है इन सेक्शन 74 सबसेक्शन 2। अगर अब आपने ना 74(1) की टाइम लिमिट के अंदर रीपेमेंट कर पाए, ना 74(2) जो ट्राइब्यूनल ने टाइम पेमेंट बताई उसके अंदर रीपेमेंट कर पाए, तो उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा 74 सबसेक्शन 3, जो कि बात करेगा पनिशमेंट के ऊपर। पनिशमेंट लगेगी किसके ऊपर, तो नंबर 1 कंपनी को भी पनिशमेंट होगी मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम जाएगा कितना, 10 करोड़। और बात करें ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो उसको 7 साल की तो जेल होनी ही होनी है, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं है, जैसे आपने पीछे देखा था वहां पे एंड का प्रोविजन था, यहाँ पे क्या है 7 ईयर की इंप्रिजनमेंट और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपीज और बोथ, मतलब यहाँ पे इस तरीके से इसका जो सिनेरियो है वो एंड की प्रोविजन में नहीं है, बोथ की प्रोविजन में है कि 7 साल की जेल हो सकती है, 25 लाख से 2 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, और चाहे तो वो दोनों के दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ये बेसिकली 3 सब सेक्शंस है जिसके ऊपर बात करता है। 74(1) जो रीपेमेंट की बात करता है, 2 जो एक्सटेंशन की बात करता है ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करते हुए, और 3 जो है अगर वो दोनों के दोनों नहीं मानोगे तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगी उसकी बात करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। ऑल सेक्शंस, ऑल 4 सेक्शंस जो थे हमने इसके अंदर कवर कर लिए 1 बाय 1। अब आगे जो आपकी आएगी ऑब्वियसली बात है, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस आएगा और दूसरा केस स्टडी की प्रैक्टिस आएगी। केस स्टडी की प्रैक्टिस या एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर था ये कुछ कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा घिरा हुआ था, तो इसकी किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है, किस तरीके से इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आशा है आप देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।